हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी माह के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का जैसे कि आज एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम्स हुआ है, तो एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम्स में मेरे पढ़ाए गए कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, जो भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है। जैसे कि लास्ट 6 मंथ का मैंने आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो प्रोवाइड कराया था और जनवरी का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो। तो इस जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं एसबीआई पीओ के मेंस एग्जाम्स में। तो जो अदर कैंडिडेट्स हैं जिनको आरआरबी का मेंस एग्जाम देने जाना है और आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जाम देने जाना है, तो वो लोग मेरे प्रोवाइड कराए गए लास्ट 6 मंथ वीडियोस और जनवरी का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस देख के जरूर जाएं। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देख के जाएंगे और पढ़ के जाएंगे। और स्पेशली वीडियोस में क्वेश्चन के अलावा कंटेंट भी आप लोग जरूर से पढ़िए, क्योंकि कंटेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस मेरे प्रोवाइड कराए गए कंटेंट से भी पुटअप हुए हैं। तो आप लोग वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके कंटेंट भी जरूर से पढ़ के जाइएगा, ये मैं आपको जरूर बोलती हूँ। और आप लोग मेरे बैंकिंग अवेयरनेस वीडियोस हिमानी बेस्ट बाय बैंकिंग अवेयरनेस से भी सर्च कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी इजी रहेगा। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल, यानी कि जनवरी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग इनको जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस हैं। तो आप लोग इनको हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, Which banks continue to maintain their position under DSIBs कैटेगरी, यानी कि कौन से बैंक DSIBs के रूप में निरंतर बरकरार हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन से बैंक हैं जो DSIBs के रूप में निरंतर बरकरार है? तो सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, तीनों ही इसमें सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पहली बात कि डीएसआईबीज होता क्या है, तो डीएसआईबीज का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इसका फुल फॉर्म है। किसका? डीएसआईबी का। और याद रखिएगा, आज के एसबीआई एग्जाम्स में काफी ज्यादा ये जो फुल फॉर्म है ये भी पूछे गए, जो मैं आपको वीडियो में कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराती रहती हूँ फुल फॉर्म, और ये फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में आई थिंक 2 to 3 या 4 to 5 क्वेश्चंस फुल फॉर्म में से पूछे गए हैं। तो आप लोग जरूर से फुल फॉर्म भी पढ़ के जाइए, इनको याद करके जाइएगा। तो डीएसआईबी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच बैंक कंटिन्यू टू मेंटेन देयर पोजीशन अंडर डीएसआईबीज कैटेगरी? तो आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, तीनों ही सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो डीएसआईबीज मीन्स दैट द बैंक इज टू बिग टू फेल, यानी कि वो बैंक की जो विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं, वो बैंक जो फेल होने के लिए बहुत बड़े हैं, ये मीनिंग है इसका, टू बिग टू फेल। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सम बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर साइज। ये आरबीआई के अनुसार है कि कुछ बैंक अपने आकार को जो क्रॉस ज्यूडिशनल गतिविधियों, यानी कि क्रॉस ज्यूडिशनल एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड इंटरकनेक्शन। तो आरबीआई के अनुसार कुछ बैंक जो हैं वो अपने आकार, क्रॉस ज्यूडिशनल गतिविधियों, जटिलता और विकल्प और परस्पर संबंध की कमी के कारण व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया गया, जैसे कि मैं आपको कंटेंट दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। ये मैं आपको जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है कि कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड होगा और हिंदी में भी प्रोवाइड होगा। तो जिसको जो कंफर्टेबल है वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम वो मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। दोनों ही कंटेंट आपको प्रोवाइड है, आप पढ़ सकते हैं। तो डीएसआईबीज का मतलब है कि वो बैंक जो विफल होने के लिए, जो भी फेल होने के लिए बहुत बड़े हैं, उन बैंक को रिजर्व बैंक के अनुसार अकॉर्डिंग टू द आरबीआई कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस ज्यूडिशनल गतिविधियों, जटिलता और विकल्प और परस्पर संबंध की कमी के कारण, यानी कि द बैंक्स बिकम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर साइज।
क्रॉस जुडिशनल एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड इंटरकनेक्शन। ये डेफिनेशन बन जाती है किसकी, डीएसआईबी की। और डीएसआईबी का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। और कौन से बैंक हैं वो भी, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई। ये तीनों ही काफी बड़े बैंक हैं जो फेल होने के लिए आरबीआई के अनुसार काफी बड़े बैंक हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आरबीआई ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है आरबीआई, स्टेट ओन्ड एसबीआई अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स जैसे कि आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक कंटिन्यू टू बी द डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स और इंस्टीट्यूशन विच आर टू बिग टू फेल। यानी कि ये काफी बड़े बैंक हैं जो फेल होने के कगार से काफी बड़े हैं। कौन कौन से, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। तो एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान 2018 के डीएसआईबी की सूची के समान बकेटिंग संरचना के तहत जीडीपी यानी महत्वपूर्ण बैंकों डीएसआईबी के रूप में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं, आप लोग इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। ये कंटेंट आपको अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराना शुरू किया है। तो आरबीआई की बात करते हैं अब। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935 को और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल ईयर 2021 फिक्की हैज प्रोजेक्टेड हाउ मच जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिक्की ने कितने % जीडीपी संकुचन का अनुमान लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जीडीपी जनवरी में काफी एजेंसीज ने अपनी जीडीपी डिक्लेयर किया था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कराया है और इस वीडियो में भी मैंने आपको कंटिन्यू जीडीपी प्रोवाइड कराया है। इसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन में जीडीपी आप जरूर करंट के पढ़ के जाइएगा, यानी कि जनवरी मंथ में जो भी जीडीपी डिक्लेयर हुआ है जिस भी एजेंसीज के द्वारा, आप उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी से पुट अप होगा और वही राइट आंसर भी होगा। ये नहीं कि 1 ईयर जो पहले 1 साल पहले का था वो वाला सही नहीं होगा, यही आंसर सही होगा। तो इसके अनुसार तो फिक्की की बात हो रही है, तो फिक्की ने कितने % जीडीपी संकुचन का अनुमान लगाया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8%। 8% जो है वो अनुमान लगाया है फिक्की ने। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या बन जाता है, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म फिर से इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं आज के एग्जाम्स में और आगे के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। तो फिक्की के नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत के जीडीपी में 8% के संकुचन की उम्मीद है। कितनी है, 8% के। इसके अलावा फिक्की को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। द सेम कंटेंट इज इन इंग्लिश, आप लोग उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। फिक्की की बात करते हैं, जैसे फिक्की का फुल फॉर्म बताया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना हुई थी फाउंडेड इन 1927 और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिक्की ने 8% जीडीपी संकुचन का अनुमान लगाया है। इन फाइनेंशियल ईयर फिक्की हैज प्रोजेक्टेड 8% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश, इन हिंदी 8% जीडीपी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सारे जीडीपी के क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं। तो नेक्स्ट है, टू व्हाट % हैज द आईएमएफ रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी कि आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के विकास का अनुमान कितने % तक संशोधित किया है। फिक्की के बाद अब हम आईएमएफ की बात कर रहे हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का फुल फॉर्म है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के विकास का अनुमान कितने % तक संशोधित किया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन सी -8% तक किया है आईएमएफ ने। तो आईएमएफ ने 26 जनवरी 2021 को जारी की गई अपनी नवीनतम
विश्व आर्थिक आउटलुक में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% तक संकुचन का अनुमान लगाया है, यानी कि -8% इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आईएमएफ को उम्मीद है कि अगले फाइनेंशियल ईयर अर्थात 2021-22 में भारत की जीडीपी 11.5% तक की वृद्धि होगी। कितनी होगी? 11.5% अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ। कब? नेक्स्ट 2021-22 में। इसके अलावा आईएमएफ ने 2020 में वैश्विक विकास के 3.5% तक संकुचन का अनुमान लगाया है। आईएमएफ के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.5% और 2022 में 4.2% की वृद्धि का भी अनुमान है। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये जरूर पढ़ के जाइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। फिक्की और आईएमएफ दोनों अलग है, अलग अलग बात हो रही है, लेकिन मैंने कंटिन्यू एक साथ क्वेश्चन लिए हैं सारी जीडीपी के। तो आईएमएफ ने कितना बताया है? आईएमएफ ने बोला है -8%। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के विकास का अनुमान -8% तक संशोधित किया है आईएमएफ ने। और ये कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया गया है, आप लोग इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है। आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, और आईएमएफ के एमडी एंड चेयरमैन कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, जो हमारे देश भारत से है, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? यूएन की। तो यहाँ पे जो जीडीपी की बात हो रही है वो हो रही है यूएन की, अर्थव्यवस्था की। तो क्वेश्चन है, हाउ मच % ग्रोथ हैज द यूएन फोरकास्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन करंट ईयर 2021? यानी कि यूएन ने करंट ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % की वृद्धि का अनुमान लगाया है यूएन ने? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना सही आंसर इसका हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.3% इज द राइट आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान जताया है या लगाया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि यूएनडीईएसए, क्या फुल फॉर्म हो जाता है यूएनडीईएसए का? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। क्या फुल फॉर्म है यूएनडीईएसए का? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म फिर से बोल रही हूँ, जरूर पढ़ के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पुट अप होते हैं फुल फॉर्म से। तो यूएनडीईएसए द्वारा उत्पादित विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना 2021 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% का संकुचन होने का अनुमान है। इसके अलावा 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 4.3% तक संकुचन का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में वैश्विक जीडीपी के 4.7% पर रिकवर होने का अनुमान भी लगाया है। द सेम कंटेंट इज अवेलेबल हेयर इन इंग्लिश। आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर फुल फॉर्म बोला है इसका किसका? यूएनडीईएसए का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, और इसके हेड कौन है? लियू जेनिम। कौन है? लियू जेनमिन इसके हेड है। किसके? यूएनडीईएसए के, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड इन 1948। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज एचएसबीसी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट? यानी कि एचएसबीसी ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एचएसबीसी ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गुजरात में। ऑप्शन सी, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात में किया है एचएसबीसी ने अपने इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन या इनॉग्रेशन। एचएसबीसी जो है वो बैंक है, फॉरेन बैंक है। कहाँ का है एचएसबीसी जो बैंक की हम बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट आईबीयू के अनुसार ये बैंक जो है इसने कहाँ पे किया है? गांधीनगर गुजरात। सिटी इन गुजरात गांधीनगर। गांधीनगर क्या है? कैपिटल है कहाँ की? गुजरात की। तो वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख एचएसबीसी ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है, जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, आईबीयू शॉर्ट में।
तो HSBC भारत की गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाले सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक भी था। कौन सा था? HSBC। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने HSBC की IBU शाखा 27 जनवरी से प्रभावी होगी। कब से होगी? 27 जनवरी से। तो आपको कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। HSBC के बारे में जानते हैं। तो HSBC देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है और विश्व स्तर पर इसकी चौथी शाखा भारत में खोली थी। HSBC दुनिया के सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करता है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी के लिए भी ये तत्पर है। गिफ्ट सिटी के विकास के लिए तत्पर है HSBC और यही आपको इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। HSBC की बात करते हैं तो HSBC के CEO कौन है? सुरेंद्र रोशा इसके CEO हैं और HSBC बैंक इंडिया, HSBC बैंक इंडिया के CEO है सुरेंद्र रोशा और HSBC बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पे HSBC बैंक इंडिया की बात करी है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है J.K. Sivan has been appointed MD and CEO of which bank? यानी कि J.K. Sivan को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक का किया है? धनलक्ष्मी बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धनलक्ष्मी बैंक। केरल के स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने J.K. शिवन को बैंक के MD, J.K. शिवन को बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह याद किया जा सकता है कि केरल स्थित शेयरधारकों ने 30 सितंबर 2020 को MD और CEO सुनील गुरबख्शनी के खिलाफ मतदान किया था। फिर उसी साल दिसंबर में ऋणदाता के ने सिवन को नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो किस बैंक के MD और CEO बने हैं? J.K. शिवन, ये बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के। RBI के बैंकिंग नियामक ने धनलक्ष्मी बोर्ड को J.K. शिवन को बैंक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने से पहले शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए कहा था। आपको कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। धनलक्ष्मी बैंक की बात करते हैं तो धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927, 1927, फाउंडेड इन 1927 धनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है InstaFX मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? यानी कि InstaFX मोबाइल ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? InstaFX मोबाइल ऐप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज के एग्जाम्स में SBI PO के। तो ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के कस्टमर्स को ICICI बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन InstaFX शुरू करने की घोषणा की है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जो मनी चेंजर्स को ऐसी सुविधा प्रदान करता है। ये पहला बैंक बन गया है ICICI बैंक जो मनी चेंजर्स को सुविधा प्राप्त करता है। कौन सी सुविधा? तो ICICI बैंक ने जो अपने कस्टमर्स को ICICI बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये मोबाइल ऐप शुरू किया है। कौन सा? InstaFX मोबाइल ऐप शुरू किया है ICICI बैंक ने। मनी चेंजर एक व्यक्ति संगठन है जिसका व्यवसाय एक देश के सिक्कों या मुद्रा को किसी अन्य देश के सिक्कों या मुद्रा में आदान प्रदान करता है। InstaFX ऐप बैंक के भागीदार मनी चेंजर्स को ग्राहकों का KYC वेरिफिकेशन और ग्राहकों का सत्यापन डिजिटल रूप से और वास्तविक समय के आधार पर पूरा करने में सक्षम बनाता है। ICICI बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड कुछ ही घंटों में तेजी से सक्रिय हो जाता है और आमतौर पर इस प्रक्रिया में 2 दिन लग जाते हैं। इस तरह का कस्टमर्स को मिलने वाली फैसिलिटीज में और ज्यादा इसमें सुधार होगा, भले ही वे ICICI बैंक के कस्टमर्स ना हो। सेम कंटेंट अवेलेबल है यार इन इंग्लिश, आप लोग इसको देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। ICICI बैंक की बात करते हैं तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस? यानी कि विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस वाला देश कौन सा बना है?
तो कौन सा देश बन गया है वर्ल्ड के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस वाला देश? बन गया है चाइना। ऑप्शन सी चाइना इज द राइट आंसर। चाइना बन गया है वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया है चाइना। और इसने किसको पीछे किया है? चाइना ने जर्मनी को पीछे छोड़ा है। इससे पहले कौन सा था? जर्मनी। तो म्यूनिक स्थित ईफो इंस्टीट्यूट के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष वाला देश बन गया है चीन, और चीन ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। चाइना का चालू खाता अधिशेष 2020 में $310 बिलियन के दोगुना से अधिक हो गया है, जबकि जर्मनी का चालू खाता अधिशेष 2020 में लगातार 5वें वर्ष के लिए $261 बिलियन हो गया है। जर्मनी का हो गया है 261 और चाइना का हो गया है $310 बिलियन। और चाइना ने जर्मनी को पछाड़कर चाइना अब इसमें टॉप पे बन गया है, यानी लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया है चाइना। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता घाटा वाला देश बना रहा है, जिसमें 2020 में लगभग $635 बिलियन के तीसरे भाग यानी कि आर्थिक उत्पादन का 3.1% था, जबकि जापान के $158 बिलियन के चालू खाता अधिशेष के साथ तीसरे स्थान पर है जापान। ईफो सूचना और फॉर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च म्यूनिक जर्मनी में स्थित एक शोध संस्थान है जो आर्थिक नीति का विश्लेषण करता है। कौन सा? ईफो, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च म्यूनिक। ये कंटेंट मैंने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराया है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। चाइना की बात करते हैं तो चाइना का कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी, चाइना की करेंसी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड एयरटेल सेफ पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक लोकेटेड? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है एयरटेल सेफ पे। क्वेश्चन पूछा गया है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर? क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में स्थित है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर, और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है एयरटेल सेफ पे। एयरटेल कस्टमर्स को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। एयरटेल सेफ पे के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से यूपीआई या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल कस्टमर्स को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खातों से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। ये एक भारत प्रथम नवाचार यानी कि एयरटेल सेफ पे 2 कारक प्रमाणीकरण के उद्योग के मानदंड की तुलना में भुगतान सत्यापन की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। एयरटेल की टेल्को एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ का ये लाभ उठाता है। यह फिशिंग क्रेडेंशियल या पासवर्ड चुराना या तथा अन्य फोन क्लोनिंग जैसी संभावित जो भी धोखाधड़ी या फ्रॉड है उनको हाई लेवल की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें जो कस्टमर्स हैं वो उससे अनजान होते हैं कि जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है एयरटेल की तरफ से। इसका नाम है एयरटेल सेफ पे। एयरटेल सेफ पे का उपयोग करते हुए एयरटेल पेमेंट्स बैंक कस्टमर्स या फिर लाखों बिजनेसमैन ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और उपयोगिताओं में सुरक्षित डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, यहाँ तक कि पैसे भी इससे भेज सकते हैं। किससे? एयरटेल सेफ पे। और इसका एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है इंग्लिश में, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करते हैं तो सीईओ है अनुव्रता विश्वास। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास। काफी बार पूछे भी जा सकते हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? भारती एयरटेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ फाइन हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक? यानी कि आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ रुपए का। ऑप्शन सी 2 करोड़ इज द राइट आंसर। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी के लिए 2 करोड़ रुपए का
आर्थिक जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि धोखाधड़ी पे कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण को सूचित करना, दिशा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते ये लगाया गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर जो जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर पूछा गया कि निर्देशों का पालन न करने के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के जवाब में निजी सुनवाई में मौखिक दलीलों के मद्देनजर आरबीआई ने पाया कि आरोपी को अनियमितता और गैर अनुपालन का दोषी पाया गया, उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। तो क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कंटेंट आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं इजीली। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ कौन है? बिल विंटर्स इसके सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में और फाउंडेड इन 1969। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वर आहूजा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, यानी कि विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, रीअपॉइंटेड पूछा गया है। इनको फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीएल बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आरबीएल के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि पुनः नियुक्ति 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक प्रभावी है और आरबीआई को इसके अनुमोदन के लिए सिफारिश भी की जा रही है। वह 30 जून 2020 से आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। वो है 30 जून 2010 से हैं, वो आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ। कौन है? विश्ववीर आहूजा। और उनका कब से कब तक बढ़ा दिया है कार्यकाल? उनका 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक उनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है बतौर एमडी और सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक में शामिल होने से पहले वो 2001 से 2009 तक बैंक ऑफ अमेरिका में भारत के एमडी और सीईओ थे। बैंक ऑफ अमेरिका में भारत के एमडी और सीईओ थे विश्ववीर आहूजा। ये कंटेंट मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। आरबीएल बैंक की बात करते हैं तो आरबीएल बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1943 अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। आरबीएल बैंक लिमिटेड हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीएल बैंक टैगलाइन अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरा क्रेडिट कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक, यानी कि ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है ऑरा क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है ऑरा, इसे लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने कार्ड होल्डर्स को डिकैथलॉन, प्रैक्टो, फिटर्निटी, इंडस हेल्थ प्लस 1mg आदि जैसे स्वास्थ्य संबंधी और विशेषज्ञों की एक पूर्ण और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा समाधान की पेशकश करने के लिए पॉशविनय के साथ भागीदारी की है। कार्ड धारकों को इंडस हेल्थ प्लस के माध्यम से वार्षिक मेडिकल चेकअप करने पर भी छूट मिलेगी। किसके थ्रू? ऑरा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के थ्रू। इसमें 1 महीने में 4 मुफ्त ऑनलाइन वीडियो परामर्श प्रदान करता है जिसमें सभी 21 विशिष्टताओं पर 24 घंटे डॉक्टर्स जो है वो उसमें उपलब्ध रहेंगे। यह प्रॉक्टर द्वारा पेश किया गया है। इसमें फिटर्निटी द्वारा 1 महीने के लिए 4 मुफ्त ऑनलाइन इंटरैक्टिव फिटनेस सत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस कार्ड के माध्यम से यूजर्स 1 महीने के लिए 16 रिकॉर्ड किए गए प्रशिक्षण सत्रों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और कई सत्रों जैसे योग और क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आदि से भी चुन सकते हैं। किसके थ्रू? ऑरा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये कंटेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है इन इंग्लिश।
एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक कमांड ऑपरेशंस 1994, एक्सिस बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, मैनेजिंग एक्सिस बैंक एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम श्रीनिवासन हैज बीन इलेक्टेड बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20। ही इज वर्किंग एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? श्याम श्रीनिवासन को। वे किस बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर कार्यरत हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेडरल बैंक। वे फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर कार्यरत हैं श्याम श्रीनिवासन। उनको 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव, नुकसान या नियामकी कार्रवाई जैसे मुश्किल भरे समय में भी बैंक का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहने के कारण श्रीनिवासन को इस सम्मान के लिए चुना गया। आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर एस मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 मेंबर्स वाले बेहद प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से श्रीनिवासन के नाम पर मुहर लगाई है। उन्हें ऐसे समय में जब बैंक के अधिकांश सहयोगी हानि या अन्य मुद्दों का सामना कर रहे, उनके बैंक के लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए चुना गया था। किसको? श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। और श्याम श्रीनिवासन वो किस बैंक के एमडी सीईओ है? फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है श्याम श्रीनिवासन। ये कंटेंट मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करते हैं तो फेडरल बैंक के फाउंडर कौन है? केपी हॉर्मिस इसके फाउंडर है और इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931, 23 अप्रैल 1931 फाउंडर इन फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर 850 मेगावाट रतले प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर। यानी कि कैबिनेट ने चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5281.94 करोड़ रुपीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैबिनेट ने चिनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली हाइड्रो पावर परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपए के निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाओं के पुनर्गठन के लिए केंद्र की योजना के तहत इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का विकास नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी JVC द्वारा किया जाएगा। ये कंटेंट आपको इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन अपॉइंटेड एमडी ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि सिद्धार्थ मोहंती कौन सी बीमा कंपनी के एमडी नियुक्त किए गए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी LIC। LIC के एमडी नियुक्त हुए हैं सिद्धार्थ मोहंती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। LIC के एमडी कौन बने हैं? वो बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़ी बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम का एमडी नियुक्त किया है। वह वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ हैं। वह 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक LIC के एमडी के रूप में काम करेंगे। कब तक करेंगे? 30 जून 2023 तक, अपने रिटायरमेंट की डेट तक वो काम करेंगे। किसके? LIC के एमडी के रूप में। वह TC सुशील कुमार की जगह लेंगे।
इससे पहले कौन थे एलआईसी के एमडी? टीसी सुशील कुमार एलआईसी के एमडी थे। उनकी जगह कौन लेंगे? सिद्धार्थ मोहंती। और टीसी सुशील कुमार 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने वाले हैं। एलआईसी के 4 एमडी और एक अध्यक्ष हैं। उनके नाम क्या है? वर्तमान में एम.आर. कुमार निगम के अध्यक्ष के रूप में और टीसी सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार एलआईसी के एमडी के रूप में सेवारत हैं। तो सेम कंटेंट अवेलेबल है इन इंग्लिश, आप लोग इसको देख सकते हैं। एलआईसी की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फाउंडेड इन 1 सितंबर 1956, हेडक्वार्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय एसीसी एज द न्यू सीएमडी ऑफ टीसीआईएल, यानी कि एसीसी ने टीसीआईएल के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव कुमार इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, संजीव कुमार। तो एसीसी यानी कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। टीसीआईएल, दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार कुमार को पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या रिटायरमेंट की आयु तक आगे अन्य आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में एमटीएनएल में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। दूरसंचार इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न पीएसयू है। टीसीआईएल एक प्रमुख दूरसंचार कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी अनुकूल विकासशील देशों को अपनी विशाल और विविध दूरसंचार विशेषज्ञता उपलब्ध करा रही है। कौन सी? टीसीआईएल। आप ये कंटेंट पढ़ सकते हैं इन इंग्लिश। टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल इसका फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे प्रोवाइड कराए गए वीडियो को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बाय हिमानी बिस से भी सर्च कर सकते हैं या बैंकिंग अवेयरनेस बाय हिमानी मैम से भी सर्च कर सकते हैं। आप लोग इजीली आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी ऑफ सुंदरम फाइनेंस, यानी कि सुंदरम फाइनेंस के नए एमडी कौन बने हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? कौन बने हैं? राजीव लोचन। ऑप्शन सी, राजीव लोचन इज द राइट आंसर। तो सुंदरम फाइनेंस के बोर्ड ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन को एमडी के रूप में नामित किया है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर के बदलाव किए हैं क्योंकि वर्तमान में एमडी टीटी श्रीनिवास राघवन 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो गए थे। कब हो गए थे? 31 मार्च 2021 को वो सेवानिवृत्त होंगे, जबकि यहाँ पे 21 हो जाएगा 2021। टीटी श्रीनिवास राघवन, जबकि वर्तमान में डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर हर्षा विश जो कार्यकारी वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण करेंगी और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड और वित्तीय सेवाओं में अन्य कंपनी समूह की समग्र रणनीति की दिशा की जिम्मेदारी भी लेंगी। तो इस कंटेंट को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। सुंदरम फाइनेंस की बात करते हैं तो सुंदरम फाइनेंस की स्थापना हुई थी 1954 में। इसके फाउंडर कौन है? टी.एस. सनाथन। कौन है? टी.एस. सनाथनम। और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 हैज बीन रिलीज्ड बाय, यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 किसके द्वारा जारी किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी, नीति आयोग इज द राइट आंसर। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 अथवा दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया है। सूचकांक देश को एक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन का आकलन किया गया है। नवाचार सूचकांक रैंकिंग 5 निम्नलिखित एनुअल मापदंडों यानी कि मानव पूंजी, निवेश, ज्ञानकर्ता,
ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण तथा 2 प्रदर्शन पैरामीटर ज्ञान का उत्पादन, ज्ञान प्रसार पर आधारित है। कर्नाटक ने मेजर स्टेटस श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इस सूचकांक में दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो उस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है और उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर है सेकंड पे। ये कंटेंट मैंने आपको दिया है इंग्लिश में भी, आप लोग इसको देख सकते हैं और ये रिपोर्ट भी है जो है, आप लोग इसको भी पॉज करके इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे सारे स्टेट्स मेंशन है और इसके अंदर आपके यूटीज और स्मॉल जो स्टेट्स हैं उनकी भी रैंकिंग मेंशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इन मेघालय, यानी कि मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज को कितनी लागत से बनाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे, यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बनता है कि मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज, सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज बना है, कहाँ पे बना है, मेघालय में। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज को कितनी लागत से बनाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो लागत कितनी लगी है उसको बनाने में, उसमें बनाने में लगी है 49.395 करोड़ रुपीस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दे दी गई थी और 2014 से इसमें काम शुरू हुआ था। ये पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ था और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के गैर लैप्सवेल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। कितना, 49.395 करोड़। प्रतिष्ठित संरचना में राज्य से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो ये भी याद रखिएगा कि मेघालय में बना है भारत का सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज, सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज बना है भारत का मेघालय में और कितनी लागत से बना है, 49.395 करोड़ रुपीस की लागत से। सेम कंटेंट अवेलेबल है इन इंग्लिश, आप लोग उसको पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग, गवर्नर सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, यानी कि जर्मन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। ये जो मैंने अभी आपको इससे पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी इंडेक्स पे वीडियो प्रोवाइड कराई थी, ये अभी कुछ चेंजेस हुआ है। आप लोग जर्मन वॉच की जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है, इसमें जो चेंजेस आए हैं आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें, हमारे देश भारत की इसमें 7वीं, 7th। ऑप्शन सी 7th इज द राइट आंसर। किसमें, तो जर्मन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को 7वीं रैंक मिली है। कौन से स्थान पर है भारत इसमें, 7th। जो प्रीवियस वीडियो है रिस्क इंडेक्स वाला, उसमें कुछ चेंजेस हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो बॉन स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है। भारत को 7वें नंबर पे, 7th। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में वार्षिक रिपोर्ट का 16वां संस्करण है और इसमें 2000 से 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान रखा गया है। पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं, 2000 से 2019 के बीच प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती ऐसे जलवायु घटनाओं के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। जो शीर्ष 3 देश है वो कौन कौन से हैं, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा। 2019 में क्रमशः शीर्ष 3 सबसे प्रभावित देश थे। ये कौन से, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा।
सूचकांक जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, हीट वेव आदि के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण इस रैंक पर करता है। ये कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, इंग्लिश में भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लीड्स एज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई, यानी कि एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा देश सबसे आगे है। तो एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में चाइना, ऑप्शन सी चाइना। चाइना जो है इसमें सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि यूएनसीटीएडी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित 134 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में देश ने 163 बिलियन डॉलर की आमद को आकर्षित किया है। हालांकि 2019 में अमेरिका को 251 बिलियन डॉलर की आमद हुई और चीन को 140 बिलियन डॉलर मिले हैं। कुल मिलाकर 2020 में वैश्विक एफडीआई 2019 में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में अनुमानित 859 बिलियन डॉलर की आमद पर 42% तक की इसमें गिरावट आई है। तो इस वजह से जो सबसे लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई बन गया है, कौन सा कंट्री बन गया है, वो बन गया है चाइना बन गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या बन जाता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कंटेंट इंग्लिश में भी है, आपको लोग उसको पढ़ सकते हैं। यूएनसीटीएडी इसका फुल फॉर्म, आई रिपीट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है। हेड है मुखिसिया किटुई। कौन है, मुखिसिया किटुई। इसके फाउंडर कौन है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जनवरी का ये कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो है। आप लोग जनवरी के सारे पार्ट देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और हमारा लास्ट 6 मंथ बैंकिंग अवेयरनेस, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके स्पेशली जो आपके मेंस एग्जाम्स होने हैं, अभी बैंक्स के जितने भी बैंक्स के मेंस एग्जाम्स होने हैं, उन सब के लिए ये काफी हेल्पफुल है। और जनवरी से मैंने आपको कंटेंट इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराया है। काफी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कंटेंट इंग्लिश में भी होना चाहिए, तो कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को देख सकता है। और पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो जरूर देख के जाएं, और पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके कंटेंट को भी अच्छे से पढ़ के जाएं। कंटेंट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और फुल फॉर्म जो मैंने आपको करवा रही हूँ बीच बीच में, इनको भी आप याद करके जरूर जाइएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। एग्जाम प्लस अकेडमी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जीमेल और व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।